Hello friends, we are studying chapter tissue of our class 9th science NCERT of the biology section. In the previous two lectures, we studied about the epithelial tissue and the nervous tissue. Now, in this lecture, we are going to cover the muscular tissue. As we already studied that there are four types of tissue in our body: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue, out of which epithelial tissue and nervous tissue we have completed. Now it's done for the muscular tissue. So let's get started. Muscular tissue is a specialized tissue that made up of thin and elongated cells called muscle fibers. तो जो मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मसल फाइबर्स. यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए. ठीक है, अगर हमें कोई भी मूवमेंट करना है, जैसे मैंने इस हाथ का मूवमेंट करना है, ठीक है, या इस फिंगर का मूवमेंट करना है, बॉडी के किसी भी पार्ट का मूवमेंट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मसल ज़रूरी है. ठीक है, और मूवमेंट क्यों होता है? क्या कॉज है मूवमेंट का? तो मूवमेंट इसलिए होता है कि जो मसल होते हैं उसके अंदर होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, शॉर्टन हो सके अपने एक्चुअल लेंथ से. ठीक है, वैसे प्रोटीन होते हैं. कैसे? एक्टिन और मायोसिन. ठीक है, वही क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो मूवमेंट हो पाता है. ठीक है, तो रीज़न यही है क्यों मसल ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन. ठीक है, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल है. और मस्कुलर टिश्यू के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया, एक्चुअल लेंथ से शॉर्टन हो जाना. एक्सटेंसिबिलिटी, अगर आप उसको कैसे आप रबर को स्ट्रेच करते हैं तो रबर स्ट्रेच होता है. ठीक है, वैसे ही ये मसल भी स्ट्रेच हो सकता है तो उसका एक्सटेंसिबिलिटी. इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक बार आपने उसको स्ट्रेच कर दिया और फिर फोर्स उसमें उस पर से हटाया तो वो अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी. और एक प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी. नर्वस सिस्टम में भी यही नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू में भी यही प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी. किसी भी स्टिमुलस के या रिस्पॉन्स को देने के लिए वो एक्साइट हो जाता है. तो मसल का भी यही है. मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि नर्वस, हमारा ब्रेन किसी भी मसल को सिग्नल देता है. कैसे सिग्नल देता है? थ्रू नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन्स अपने एक्सॉन टर्मिनल से जाके कनेक्ट होते हैं मसल्स में, और वहाँ से वो सिग्नल भेजते हैं तो मसल्स एक्साइट हो जाते हैं और जो टाइप का मूवमेंट है वो मूवमेंट फिर आगे कैरी करते हैं. ठीक है, अब मसल के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. तो जो मसल्स के सेल हैं उन सेल में साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म. बस नेमिंग में डिफरेंस है, चीज़ वही है. साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स आर नोन एज सार्कोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है. ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करता है. यहाँ पर उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. सार्को इज द वर्ड फॉर मसल. मेम्ब्रेन, जैसे सेल के आउटर में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वैसे ही मसल फाइबर के आउटर में जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा. ठीक है, वहाँ बोलते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ सार्कोलेमा. अब तीन तरह के बॉडी में तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू या मसल्स होते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देम. पहला होता है स्केलेटल मसल. एज द नेम सजेस्ट, स्केलेटल मसल वो मसल जो स्केलेटन से अटैच्ड हैं, मतलब बोन्स से अटैच्ड हैं. ठीक है, अब बोन्स से अटैच्ड हैं तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स. ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स. और क्यों बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स? क्योंकि एक उनके स्ट्रक्चर में देखा गया मसल फाइबर्स में, इनके मसल फाइबर्स में अल्टरनेट पैटर्न होता है. किसका? लाइट और डार्क बैंड का. तो जो लाइट बैंड होता है उसमें एक्टिन प्रोटीन होते हैं और डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन होते हैं. ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर अभी देखते हैं. जैसे कि एक मसल मैंने लिया, ये एक मसल है. ठीक है, ये एक मसल हो गया. इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं. ठीक है, अगर
मैं इसमें से एक मसल फाइबर को बाहर निकालूं और उसको जूम करके देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लाइट बैंड, ठीक है, डार्क बैंड, ठीक है, अगेन लाइट बैंड, अगेन डार्क बैंड। तो ये अल्टरनेट होते रहेगा, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। अगर मैं इसको आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से समझाऊं, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट, तो उसके लिए हम अगर इसको और अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा होता है। ये मायोसिन, ठीक है, फिर ये जेड लाइन एक होती है और इससे अटैच होते हैं एक्टिन, ठीक है। रफ डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो थिन फिलामेंट है या एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट है वो स्लाइड होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो स्लाइड होते हैं मायोसिन के ऊपर, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये यूनिट, इतना यूनिट क्या बोलते हैं इसको, सार्कोमियर, सार्कोमियर, जो कि मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सार्कोमियर, ठीक है। तो ये एक मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं अल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, सार्कोमियर। एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। अब स्केलेटल मसल जो हैं, जो बोन से कनेक्टेड हैं, वो वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री का मतलब कि मैं अपनी सोच से, अपने विल से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मूवमेंट मैं कराऊँ अपने हाथों का, मैं सोच रहा हूँ होए मूवमेंट हो तो मूवमेंट होगा, मैं सोच रहा हूँ नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपना सर रोटेट कर सकता हूँ, अपना हेड, और ना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। पैर चाहूँ तो चला सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं चला सकता हूँ। तो स्केलेटल मसल्स के जो मूवमेंट हैं वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने मन से, तो उसी को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो मसल्स के सेल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होते हैं, हमने देखा ही, ये एक सेल देखिए सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब मान लीजिए सेल का न्यूक्लियस, यहाँ साइटोप्लाज्म आसपास होगा, है ना। मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस आप समझ सकते हैं। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट होता है एक सेल, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है, शेप आप देख ही सकते हैं कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस होता है इनमें। अब दूसरा टाइप ऑफ मसल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तो इनमें होता है, प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये भी एक मसल है ये भी, तो ये भी मूवमेंट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बट इनमें जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं प्रोटीन, वो एक अरेंज्ड मैनर में नहीं होते हैं, अच्छे से अरेंज्ड नहीं होते हैं। एक अल्टरनेट, जैसे हमने पढ़ा स्केलेटल मसल में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है, बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें ऐसा हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, रैंडमली एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, मैं उनको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये किससे कंट्रोल होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है दो नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और फिर और नर्वस सिस्टम है, इतना आप डिटेल में इसके ना जाएं। बट जो एक हमारे नर्वस सिस्टम का ब्रांच है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमारे बॉडी के ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जो हम अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए सेंटर ब्रेन्स में अलग होते हैं,
ठीक है। इनमें एक्टिन और मायोसिन जो है वो अरेंज होते हैं रैंडमली, कोई स्ट्रिएशंस नहीं होता है, जैसे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है स्केलेटल मसल में, वैसा स्मूथ मसल्स में नहीं होता है। तो इनको हम नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। सेल जो इनके होते हैं वो होते हैं स्पिंडल शेप्ड और क्या कैसे यूनिन्यूक्लिएट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, सेम सब चीज़ सेम है, बट ये है कि इसमें न्यूक्लियस सिंगल होता है, ये स्पेंडल शेप्ड होते हैं, मतलब पॉइंटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स। इनमें फिलामेंट भी होते हैं, ठीक है, एक्टिन मायोसिन, और इनमें सब ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका शेप ऐसा होता है, स्पिंडल शेप्ड हो गया। ये स्केलेटल मसल्स के हो गए, ये स्मूथ मसल के हो गए। तो आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं। स्केलेटल मसल वोलेंट्री होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिलेंड्रिकल, लॉन्ग, अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और सिंगल न्यूक्लियस इनमें होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेशन हमारे बॉडी में एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस अपने आप होता है। हम अगर चाहें कि बॉडी में फूड का डाइजेशन ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी में फूड का डाइजेशन कंपलसरी है, मतलब हमारे बिना हमारे सोचे या बिना हमारे विल के भी हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम में भी होता है स्मूथ मसल। यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर में बनना और डक्ट तक आना, यूरेथ्रा तक आना, ये एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है। यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना ये ऑटोनॉमिक नहीं है, ये हमारे विल पर है, बट एक लिमिट के बाद हम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। अगर यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हम उसे नहीं रोक सकते, बट मैक्सिमम प्रोसेस जो यूरिनरी सिस्टम में है वो क्या है? ऑटोनॉमिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम है, सर ऑटोनॉमिक होता है। मेन प्रोसेस, अधिकतर प्रोसेस उसमें ऑटोनॉमिक होते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आना, ठीक है, यूरेथ्रा तक, दोनों का कॉमन डक्ट होता है आखिरी में, यूरेथ्रा तक उसका भी आना, वो एक क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। ब्लड वेसल्स के भी वॉल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वहाँ भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारे विल कंट्रोल में नहीं है। आइरिस ऑफ आई में जो प्यूपिल है, जो आई ब्लैक कलर का बीच में स्पॉट है, जो एक अपर्चर है, उसके अराउंड जो कलर्ड पार्ट है, किसी में ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, तो वो होता है आइरिस। वो क्या करता है कि डायामीटर को प्यूपिल के कंट्रोल करता है। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप कभी देखना मिरर में कि लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो जो प्यूपिल है, आइरिस क्या करेगा? आइरिस बड़ा हो जाएगा, तो प्यूपिल को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और प्यूपिल एकदम छोटा हो जाएगा, तो जो लाइट एंटर कर रहा है अंदर उसका अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर लाइट कम है तो आइरिस छोटा हो जाएगा, और जो प्यूपिल अपर्चर है वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी, और क्या है, डार्क में आप और अच्छे से थोड़ा देख पाएंगे। तो ऐसे में स्मूथ मसल्स वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपके विल में नहीं होता। अगर आपके आँख में कोई लाइट डाले तो वो अपर्चर अपने आप छोटा हो जाएगा, और अगर कम लाइट रहे तो अपने आप अपर्चर बड़ा हो जाएगा। ये आपके विल में नहीं है कि कम लाइट में भी आप सोचे कि मैं इसको छोटा कर कर रखूँ, वो अपने आप ऑटोनॉमिक है। लंग्स के ब्रोंकाई में, ठीक है, अगर आप इनहेल करते हैं एयर, साथ में कोई डस्ट माइक्रोब्स चल जाते हैं तो उसमें ब्रोंकाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे आपको कफिंग आती है, ठीक है, और उसके बाद म्यूकस भी निकलता है। तो वो आपके विल के अंदर विल पर डिपेंड नहीं करता है। एक तीसरा मसल है कार्डियक मसल। नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, कार्डियक मीन्स हार्ट। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये सिर्फ हार्ट में मिलते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी की इंटरनल कंडीशन कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इनवॉलेंट्री होते हैं लेकिन स्ट्रिएटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल दोनों स्ट्रिएटेड होते हैं, स्मूथ मसल स्ट्रिएटेड नहीं होते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके सेल्स ब्रांच्ड होते हैं। देखिए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल दोनों में से कोई ब्रांच नहीं था, लेकिन कार्डियक मसल ब्रांच्ड होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कार्डियक मसल्स में ये होती है कि एंड सेल्स जो हैं, सेल्स के जो एंड है वो जॉइंट होते हैं,
ठीक है, दो सेल्स के एंड जॉइंट हो जाते हैं और जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसका एज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप हम इसका स्ट्रक्चर देखें कार्डियक मसल्स का, तो ये कुछ ऐसा होता है। सेल इनके भी सिलेंड्रिकल होते हैं, पर ये ब्रांच्ड होते हैं। आप देख सकते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, ये ब्रांच्ड होते हैं। बात यह है कि इनमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक है इनका कि ये जंक्शन से जुड़े होते हैं सेल्स के एंड। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क्स। इनमें स्ट्रिएशन यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये एक सेल होता है। ठीक है, ब्रांच्ड भी ये होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इनमें स्ट्रिएशंस भी होता है। स्केलेटल मसल कार्डियक मसल दोनों में स्ट्रिएशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस आ जाता है कि ये ब्रांच्ड होता है और इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो अनब्रांच्ड होता है और वॉलेंट्री होता है। ये देखिए इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो तीनों का अगर कोई डिफरेंस पूछे तो हम ये बता सकते हैं, जैसे मैं रिकॉल करा देता हूँ एक बार डिफरेंस, कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, सेल मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है और स्ट्रिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। जो उनका सेल होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, और अनब्रांच्ड ये भी होते हैं। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं पर स्ट्रिएटेड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सेल्स इनका ब्रांच होता है, और एक और इम्पोर्टेंट फीचर इनमें होता है कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. In the next and the last lecture of this topic, we will cover the connective tissue. Okay, thank you.